नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैटिनी बॉक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए रूबरू होते हैं राजस्थान के छोटे से गांव रौंसी को मुंबई माया नगरी तक ले जाने वाले, अपनी कहानियों में गांव और मिट्टी की सौंध को बचाए रखने वाले और हिंदी सिनेमा को पटाखा जैसी धमाकेदार कहानी देने वाले चरण सिंह पथिक जी से। पथिक जी, मैटिनी बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 23 अक्टूबर 2020 को पथिक जी की कहानी पर बनी फिल्म कसाई शिमारू पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक गजेंद्र एस श्रोतिये जी हैं। पथिक जी, आपको और कसाई की पूरी टीम को इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया चंद्रकांता जी आपका और तमाम दोस्तों का जो ये लाइव कार्यक्रम देख पा रहे होंगे आपके माध्यम से। और कल 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो हम 2018 में शूट कर चुके थे और आप जानते हैं बनाना थोड़ा कठिन है लेकिन रिलीज करना और भी बहुत कठिन होता है किसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति की शुरुआत गांव से होती है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आपकी फिल्म कसाई भी गांव की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। गांव देहात की जो राजनीति है उसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ बिल्कुल चंद्रकांता जी, ये बात शायद लोगों को अतिशयोक्ति लग सकती है, थोड़ी बहुत कुछ अतिशयोक्ति लग सकती है कि पॉलिटिक्स जो राजनीति है वो गांव में बहुत पहले शहर से बहुत आगे थी। दरअसल देखा जाए तो जो उसकी रूट्स हैं, जड़ें, तो वो बहुत बहुत आगे थी गांव की राजनीति। जितनी भी आज तोड़ फोड़ आप जयपुर की मतलब हम ये कह सकते हैं सेंट्रल राजनीति में या सेंट्रल पॉलिटिक्स में या स्टेटों की पॉलिटिक्स में आपको जो देखने को जो मिलती है वो गांव में 50 साल पहले 60 साल जब से चुनाव हुए हैं सन 1952 से गांव के जो ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हैं तो वो राजनीति तब से है और बहुत आगे। भली वहां शिक्षा का या उस तरह की जो एक एकेडमिक पॉलिटिक्स जिसको अपन कह सकते हैं वो इतनी नहीं है मतलब। लेकिन जब जितनी भी जोड़ थोड़ होती है गांव की राजनीति के हमारी जो कसाई फिल्म है, मतलब कसाई एक आदमी के, हर आदमी के अंदर एक कसाई है जो शैतान, और वो शैतान तब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है और बहुत निर्दयी हो जाता है जब सत्ता से जुड़ा हुआ हो, सत्ता के लिए। और आप देख रहे हैं पूरी भारत की राजनीति, पूरे विश्व की राजनीति सत्ता के लिए किस तरह से अपने रिश्ते, खून, किसी का खून बहाने से चूकते नहीं है। गांव की एक बेहतरीन कहानी है, अपन एक ये कह सकते हैं ऑनर किलिंग भी है इसमें। तो लोग किस तरह से सत्ता के लिए क्या क्या चीजें कुर्बान कर देते हैं और उस हत्या को ढकने के लिए क्या क्या उपक्रम करते हैं, जो एक तरह से बहुत रूरल एरिया में होता है और सभी जगह होता है। जहां भी इस तरह की हत्याएं होती है उसको दबाने के लिए, उसका दूसरा रूप देने के लिए वो सारी चीजें की जाती हैं ताकि वो हत्या ना लगे और एक सहज और स्वाभाविक मौत लगे। कसाई भी उसी कसाई पने की कहानी है और जो 23 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। गांव की पूरी पॉलिटिक्स दिखती है, किस तरह चुनाव होते हैं सरपंच के और लोग क्या क्या तिकड़म करते हैं, वो पूरी चीज आपको कसाई में देखने को मिलेगी। एक माँ का रिश्ता भी, एक माँ का संघर्ष भी है और जो असली संघर्ष है वो माँ का है, उसकी माँ का, जिसका बेटा मारा जाता है। वो माँ किस तरह से अपने बेटे को न्याय मिले उसको कितना संघर्ष करती है, अपने पति से, अपने ससुर से, गांव वालों से, तमाम जो अंधविश्वासी लोग हैं उनसे, जिस जुनून और जिस संघर्ष की दास्तान है ये। और एक प्रेम कहानी भी है उस एक लड़का और एक लड़की की, और गांव की क्रूर पॉलिटिक्स भी है जो रिसेंटली चुनाव हो रहे हों सरपंच के। जी जी पथिक जी, अभी हाल ही में आपकी फिल्म का एक पोस्टर आया है, उस पर एक लाइन लिखी है, इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग ह्यूमैनिटी इज बीइंग मर्डर्ड। आपने औरंग किलिंग से जुड़ी हुई कहानी बताया कसाई को। क्या आपके गांव या परिवेश में
आपकी जानकारी में कोई ऑनर किलिंग का मामला सामने आया? नहीं, आपका मैंने अनुभव ये हाँ, मैं अनुभव, ये थोड़ी सी ऐसी चीज, ऐसी बात लगेगी, लेकिन जिस दौरान ये कहानी लिखी गई थी, मतलब बहुत पहले लिखी गई थी ये कहानी, उस वक्त हरियाणा में बहुत चल रहा था ये। जी जी हरियाणा में जो खाप पंचायत होती हैं, और वो खाप पंचायतें पूरी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई होती है, रूरल पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा। जो पंच पटेल होते हैं, अपन हमारे यहाँ जब पंच पटेल कहते हैं, और उधर उनके यहाँ मुखिया या चौधरी कहते हैं, हमारे यहाँ पटेल कहते हैं। तो हम्म वो खाप पंचायतों में जिस तरह के निर्णय लोगों द्वारा किए जा रहे थे, कि उनको उनकी मौत दी जा रही थी, मतलब कोई आदमी किसी से प्रेम करता है, वो चीजें धीरे धीरे, आप कह सकते हैं कि वो हरियाणा से इधर ही, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ये हरियाणा से आया भाई, ये कोई रोग है जो कोरोना तो है नहीं कि चीन से आ गया, मतलब, लेकिन ये कहीं न कहीं इसकी रूट्स हमारे गांव में भी कहीं कहीं थी। तो ऐसे मैं तो ये नहीं कहूंगा, खैर इंस्पायर्ड है, मतलब उस चीज से अपन कह सकते हैं। ट्रू स्टोरी जैसा का लिखा है, तो मैंने तो कहा था कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, मैंने कि हम ट्रू स्टोरी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एक आधारित है, मतलब कोई ना कोई घटना का बीज कहीं न कहीं, कहानी का बीज कहीं न कहीं होता है, लेकिन वो बहुत कम हो भले ही, है ना, ये था थोड़ा सा। और लेकिन ये बाद में बुनी, ये कहानी बनना आप जानते हैं, मतलब कहानी की बनावट अलग तरह से है। और आप चाहे घटना राजस्थान में घटे या हरियाणा में घटे या यूपी में घटे या दिल्ली में घटे, दरअसल सब जगह इंसान ही होता है, और वो सारी बिल्कुल चीजें एक इंसानियत, इंसान मतलब मानवता के लिए बहुत एक कलंक की तरह होता है। जी आपने बताया पथिक जी कि कसाई एक माँ की कहानी है। माँ की जो भूमिका है वो मीता विशिष्ट जी ने निभाई है। आपका मीता जी से मिलना हुआ होगा या आपका तालमेल रहा होगा। किस तरह की कलाकार हैं मीता विशिष्ट जी? चंद्रकांता जी, मीता जी हमारे गांव में 20 दिन रही, जी हमारे साथ ही रहती थी यहाँ पे, हमारे घर पे ही जी रही, मतलब वो ज्यादातर शूट, क्योंकि 12-12 घंटे शूटिंग चलती थी, तो मैं जिस घर में बैठा हूँ यहीं रहते थे वो। और सिर्फ सोने के लिए सिर्फ महावीर जी 8-10 किलोमीटर दूर एक होटल था, वहां जाते थे। बाकी तो जी सुबह वो 5-6 बजे आ जाते थे। दिसंबर की जो भयंकर सर्दियां थी, कोहरा था, तो हम 6-7 बजे, मान लो सुबह का शूट है तो सुबह आ जाना, रात के 12 बजे तक जाना। और मीता जी की दो बातें मुझे बहुत जबरदस्त लगी। आप ये कल्पना कीजिए कि शुरू शुरू में जब 2-3 दिन शूट चल रहा था, 2-3 दिन हुए थे शूट को, और गजेंद्र ने कहा यार कि शूट 12 12 12 घंटे भी चल सकता है, 8 घंटे की बजाय। और आप कल्पना करोगी, दिसंबर की भयंकर ठंड, दिसंबर जनवरी भयंकर में, बहुत जबरदस्त, गाँव में तो हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ती है और कोहरा जबरदस्त। तो मीता जी ने कहा मैं तो काम नहीं करूंगी, इतने घंटे काम नहीं करूंगा मैं। तो फिर उन्होंने कहा वो, चूंकि सब घुले मिले रहते थे, परिवार की पूरा क्रू था, रवि झांकल जी थे, मीता वशिष्ठ थी। तो मैंने रवि जी से कहा, गजेंद्र जी ने भी रवि जी से कहा, मीता जी से कहा, तो क्योंकि उनका ये लीड रोल है, मतलब ये पूरी कहानी उनके कंधे पर है, और किसी के कंधे पर ये कहानी नहीं है, मतलब मीता जी ही इसकी लीड है, और इस कहानी की रीड है, और इस फिल्म की रीड वही है, लीड भी वही है। तो फिर उन्होंने कहा पथिक जी, मैंने तो देखो दो चीजें, एक चीज बहुत कि अगर आपको लीड मिल रहा है और बहुत अच्छा रोल मिल रहा है, तो मीता जी ने मान लो मेरी 100 रुपया फीस है, तो वो फीस भी इन्होंने कम की थी। जी एक अपन सपोज कर लेंगे हम 100 रुपया ले रहे हैं किसी मजदूरी का या अपने काम का, तो उन्होंने, उनको स्क्रिप्ट इतनी जबरदस्त लगी, उस औरत का जो संघर्ष है, और वो बहुत, उसमें बहुत वैरायटी है, मतलब उसके इतने शेड्स हैं उसके संघर्ष के, बहुत जबरदस्त। और मीता जी तो मजा, हम तो यहाँ मजाक करते रहते थे, तो वो बाजरे की रोटी खाती थी, बाजरे का आनंद आता है सर्दियों में, राजस्थान का बाजरा, गुड़, और बाजरे के लड्डू भी बनाए जाते हैं जिनको हमारे यहाँ मलीदा कहते हैं। जी जी वो चीजें की, और खूब मजाक चलते थे, मतलब वो मजाक ही बहुत है, मतलब आपको कभी अगर जैसे शूट खत्म हुआ तो बोर नहीं होने देंगे कभी, मतलब हंसाती रहती हैं, और मजाक भी हर तरह के मजाक करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो, जो एक फ्रेंडशिप, जो दोस्ती होती है ना, उस तरह की है मीता जी। और अभिनय तो लाजवाब है, जी मतलब बिल्कुल अभिनय का तो मी- मैं इसलिए, मैंने गुलजार जी के निर्देशन में जब दूरदर्शन के लिए उन्होंने कई कहानियों पर काम किया था, तो वहाँ गुलजार जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया। तो अभिनय तो उनका बहुत जबरदस्त है, अभिनय और
इंसानियत के तौर पर या अपने काम का जो उनके प्रति जो लगाव है वो अद्भुत है, बहुत जबरदस्त। जी, मीता विशिष्ट हम सबकी पसंदीदा कलाकार हैं और बहुत मेहनत से अपना रोल वो निभाती हैं। बहुत स्पष्टवादी भी हैं। हाँ, बहुत स्पष्टवादी, बहुत स्पष्टवादी हैं और बहुत अच्छी दोस्त भी हैं वो। अगर दोस्ती निभाती हैं, बहुत अच्छी स्पष्टवादिता, बहुत अच्छी दोस्त। जी, वो कुछ छुपाती नहीं है अपने अंदर कुछ, इस तरह से जिस तरह से कोई और मुंबई का आदमी अपने अंदर जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, इस तरह से कुछ नहीं है। जी। पथिक जी, 2 साल पहले एक धमाका हुआ था पटाखा नाम से। विशाल भारद्वाज जैसे संजीदा फिल्मकार से कैसे जुड़ना हुआ? क्या पटाखा बनाने से पहले आपका उनसे कोई संपर्क था? हाँ जी, मैं विशाल जी से मेरा संपर्क 2011 में हुआ था, चंद्रकांति जी। ये अपन एक मैगजीन आती है समकालीन भारतीय साहित्य, समकालीन भारतीय साहित्य जो दिल्ली से छपती है, केंद्रीय अकादमी से। और उसमें मेरी कहानी दो बहनें 2006 में प्रकाशित हुई थी। तब अरुण प्रकाश जी उसके संपादक थे और विशाल जी ने उस कहानी को जुलाई 2011 में पढ़ा। तब उन्होंने संपर्क किया कि वो उनका असिस्टेंट का फोन आया था कि आप विशाल जी को जानते हैं? मैंने कहा विशाल को कौन नहीं जानता, क्योंकि यार आपकी कहानी पढ़ के बड़े लोटपोट हो रहे हैं वो, और उनको बहुत अच्छी लगी, आपकी किताबें भेज दो। तो मैंने कहा आप अपना पता सेंड करो। मैंने भेजी उनको किताबें, और मुंबई आना जाना आपको होता रहता है कि मैंने कहा भैया, तो हमारे क्या है, एक तरह से मजाक भी चल रही। मैंने कहा चलो मजाक से कल, मैंने यार सपने में तो बहुत बार आए पर रियल में कभी गए नहीं, मतलब मुंबई तो। और ऐसे क्योंकि हर आदमी का ख्वाब रहता है ना एक सपने में। 2012 में मेरी मुलाकात में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में स्टोरी टेलिंग में था, तो गुलजार जी भी थे वहां पे श्रोताओं में, और चूंकि दीप्ति नवल का कहानी पाठ था हमारे साथ में, तो मेरे कहानी पाठ के बाद में गुलजार जी को बहुत अच्छा लगा। मतलब उन्होंने कहा आपकी किताब पीपल के फूल है, ये मुझे देके जाना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि कहानी मैंने दूसरी सुनाई थी अपने वाली, तो उनको वो कहानी इतनी अद्भुत लगी कि यार मैंने बहुत कहानियां सुनी, बहुत अद्भुत कहानियां आपकी, और कभी मौका लगता तो देखते हैं। लेकिन तभी मेरे एक साथी ईश्वरी तलवार जी, उन्होंने कहा कि यार विशाल जी भी हैं, तो हम उनसे मिले विशाल जी से। उन्होंने कहा तो वो एक किस्सा अलग है लेकिन वो लंबा है। तो उन्होंने कहा हम साथ साथ काम करेंगे, हम, ये मेरा वादा है। और एक कहानी है मेरी बक्खड़, जो मेरी सबसे लिखी पहली कहानी थी। तो उन्होंने कहा यार आपकी कहानियां तो बहुत अद्भुत हैं, मैं बक्खड़ पे काम करना चाहूंगा। लेकिन फिर उनको लगा होगा, मतलब, और 2012 से आप कल्पना कीजिए कि 2017 में उनका फोन आया था, 5 साल। तब तक मैं इंतजार करता रहा। मैंने यार मुंबई के लोग हैं, ऐसे ही बातें करके चले जाते हैं। लेकिन विशाल जी की जो खासियत है वो तो उन्होंने बाकायदा याद किया, बुलाया, टिकट भेजे, और उन्होंने कहा बस काम शुरू हो गया, आप चिंता क्यों करते। तो इस तरह से मेरी विशाल जी से पहली मुलाकात 2012 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हुई। फिर 5 साल बाद जब उन्होंने बुलाया मुझे मुंबई, तब मैं गया। तो कहानी पर काम शुरू करना है पहली फिल्म के लिए। पथिक जी, पटाखा मेन स्ट्रीम सिनेमा की फिल्म थी। आपकी जिस कहानी पर यह बनी थी उसका नाम था दो बहनें, जो पूर्वी राजस्थान के एक गांव की पृष्ठभूमि पर बनी है। भाषा की समस्या से आप कैसे बाहर आए, कैसे सुलझाया? क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए एक अलग भाषा चाहिए दर्शकों से संवाद करने के लिए, और आपके गांव का जो परिवेश था जहां ये फिल्म बनी है, भाषा की समस्या कैसे सुलझाई आपने? देखो चंद्रकांता, भाषा की बात में अगर आपसे थोड़ा पीछे जाओगी ना, तो हम देखेंगे कि बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भोजपुरी के शब्द और बिहारी शब्द बहुत होते हैं, और अपन पूरी हिंदी पट्टी उनको समझती है, बहुत अच्छी तरह समझती है। तो जब हम बना रहे थे और इस पे काम चल रहा था कहानी पर, तो मैंने विशाल जी से कहा था सर, भाषा जो मेरे घर की भाषा है, जो हम बोलते हैं, क्योंकि कहानी तो आप ये समझो कि मेरी भाभी और मेरे छोटे भाई की औरत की कहानी है ना, मतलब हमारे आंगन की कहानी है। हमारे आंगन की कहानी हमारे आंगन में फिल्माई जाए तो और सोने पे सुहागा। फिर भाषा यही बोली जाए, ड्रेस कोड भी यही रखा जाए तो और भी बेहतरीन चीज है। तो उन्होंने सारी चीजें कबूल की, हाँ अपन ऐसा ही करेंगे, भाषा ये रखेंगे जो कहानी में है, ड्रेस कोड भी यही रखेंगे जो ये पहन रखी, जो पहनती है।
तो उन्होंने कहा फिर वो आए हैं गांव आए, मतलब शायद कि भाई कैसी भाषा बोलते हैं, गांव कैसा है, उनकी ड्रेसें कैसी हैं, वो कैसे, मतलब तो यहाँ 2 दिन रुके विशाल जी रेखा जी गांव, मतलब हालांकि होटल चले जाते थे वो, लेकिन यहाँ वो रात के 11 बजे तक, सुबह से लेकर 11 बजे तक, और ये तय हो गया कि उसी में ही फिल्म शूट होगी। जी तो भाषा की एक जो समस्या थी हमारे सामने, ऐसी कोई समस्या नहीं, हम ऐसी भाषा मतलब लिखना चाहते थे कि आप बिहार में उसको ले जाइए फिल्म को, यूपी में ले जाइए, चाहे हिंदी पट्टी के किसी भी स्टेट में ले जाइए, मतलब वहाँ उनको समझने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज ये कि ये था कि जो अभिनय करने वाले एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं, उनकी थोड़ी सी तो, राधिका मदान का और सानिया मल्होत्रा का, यहाँ मेरे घर पे 7 दिन हमने उनकी वर्कशॉप ली थी, मतलब तो भाषा को लेके भी थी, भैंसों पे किस तरह काम करना है, कुएं से पानी कैसे खींचना है, छाछ कैसे करनी है, कंडे कैसे थापने हैं, रोटियां कैसे करनी है चूल्हे पर, और वो जो हमारी गुजरी नाचती हैं वो नाच कैसा होता है गुजरियों का। तो उन्होंने 7 दिन यहाँ कड़ी मेहनत करके लिखेंगे, और भाषा पे 1-2 घंटे का सेशन रहता था, जो वो डायलॉग बोलती थी, तो जो उच्चारण है, कभी कभी वो सानिया मल्होत्रा का चूंकि दंगल करके आई थी ना, तो उसके पुट हरियाणवी जब चला जाता था, मतलब उसको आदत पड़ गई थी थोड़ी बहुत। तो मैंने कहा अपन को हरियाणी नहीं बोलनी, हरियाणी बोलनी नहीं है बिल्कुल, हरियाणा जो लहजा वो तो आना ही चाहिए, मतलब। तो उन दोनों लड़कियों ने 7 दिन बहुत जबरदस्त कड़ी मेहनत की यहाँ पे, मतलब कैसे बीड़ी पीते हैं, कैसे ये औरतें उठती है बैठती हैं, इनके साथ साथ नाचती थी वो शाम को डीजे बजा के, और इनके साथ साथ सारा काम करती थी। काम घर बांट लिया उन्होंने, भाई ये तेरा घर ये मेरा घर, अब अपना अपना काम करते हैं, अपनी भैंसों का, अपना पूरा रोटी पानी, छाछ वाछ, झाड़ू लगाना, और वही हमारे जो लोग पहनते हैं वही ड्रेस पहन के गुजरी बन के ही 7 दिन रही हुई है। और उन्होंने, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो वो परफॉर्मेंस आपकी पर्दे पे दिख जाती है, जी तो बिल्कुल। उनकी मेहनत का नतीजा है। और फिर जब स्टोरी रीडिंग का जब सेशन मुंबई में हुआ था, तो वहाँ सारे कलाकार थे, विजय राज, सुनील ग्रोवर, ये दोनों भी थी, और भी सानंद वर्मा जो भाभी जी घर पे है उसमें है, जो एक्टर है, मतलब वो, तो वहाँ अगर उनका, विशाल जी मैं बैठे, फिर अपने अपने सब लोग अपने अपने डायलॉग बोलते थे जिस तरह से स्क्रिप्ट में, तो वहाँ जो गलती करते थे तो उसको पकड़ लेते थे, भाई इस तरह नहीं है, इस तरह बोल, लहजा इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से उस भाषा के ऊपर हमने काम किया, और भाषा, विशाल जी ने कहा, उसी भाषा की गंध आएगी जो पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान। अब अगर मैं राजस्थान की, आप मेरे से कहोगे अदित जी आप मारवाड़ी बोल लीजिए या मेवाड़ी बोल लीजिए या राजस्थान बोल लीजिए, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मतलब मैं राजस्थानी समझूंगा ही नहीं, मतलब पहली बात तो हमारे राजस्थान में बहुत सारी भाषा की बहुत सारी दिक्कत है। तो यहाँ गर्मियां की वजह से, ज्यादा गर्मी होगी तो इसलिए शूटिंग माउंट आबू हुई थी, क्योंकि यहाँ इतनी मई जून में यहाँ शूट हो ही नहीं सकता था जी हमारे इलाके में। और इस तरह पटाखा, पहले छुरिया नाम था इसका, छुरिया, जो अपन चाकू छुरिया, तो उनकी जबान छुरिया जैसी थी ना, मतलब दोनों जबान लड़ती थी तो ऐसे छुरिया जैसी। तो फिर उन्होंने कहा वो कभी चोरियां पड़ा हुआ है, कभी चूड़ियां पड़ा हुआ है वो अंग्रेजी में, तो फिर उन्होंने कहा यार वो बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे बम फूट रहे, पटाखा फूट रहा है, तो उन्होंने पटाखा किया। जी आपने गुजरी नृत्य की बात की और आपने बताया कि रेखा जी भी विशाल सर के साथ आई थी वहाँ पर। फिल्म में गीत है रेखा जी ने जिसे गाया है, जो आपकी कॉलर ट्यून भी है, एक तेरो बलमा एक मेरो बलमा। बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत प्यारा लोकगीत है। ये लोकगीत ये लोकगीत की पृष्ठभूमि राजस्थान है या ये कहीं और से लिया गया है? नहीं देखो, चूंकि एक फिल्मकार विशाल जी और रेखा जी क्या है, बहुत रूरल, विशाल जी गांव को इतना ही जानते हैं जितना मुंबई महानगर को जानते हैं या किसी भी महानगर को जानते हैं। गांव की बोली, गांव की भाषा, गांव की गंध जब तक उनकी फिल्मों में नहीं आएगी, मतलब वो चीज जो प्रमाणिक, वो गांव नहीं होना चाहिए, कृत्रिम गांव नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज उनका पहली शर्त थी सर, कोई गांव को कोई सेट नहीं लगाएंगे अपन, गांव बहुत पड़े हैं, वहाँ आप बहुत 2 महीने रह लीजिए आप गाँव में, कोई मना नहीं करेगा, पूरा क्रू रह लीजिए, मतलब। तो उन्होंने बाकायदा इस चीज का वो किया भाई हम। दूसरी चीज, जब यहाँ 2 दिन रुके वो, रात को जब यहाँ औरतें नृत्य करती थी, तो रेखा जी ने कहा तुम गाओ यार, कैसे गाती हो,
तुम्हारे साथ मैं भी गाऊंगी, तुम्हारे साथ मैं भी नाचूंगी, मतलब तो होता है ना। तो फिर ये उन्होंने यही गाया, मतलब तो ये गीत तो अलग है, अलग तरह से उसका है। ये है दारी तेरो बलमा दारी मेरो बलमा। दारी एक अपन सहेली या अपन सहेली से कहते हैं थोड़ी कड़क भाषा में। तो जी जी। वही दारी तेरो बलमा दारी मेरो बलमा, मारूंगी चपाटो खुसालो बलमा, मतलब थप्पड़ मार के तेरा बलमा खुसा लूंगी, छीन लूंगी मैं, मतलब इस तरह का गीत है। तो यहीं का गीत है वो तो, हमारी औरतों ने गाया था। और चूंकि जब गीत गा रहे थे तो पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी उनकी परफॉर्मेंस, कैसे उनके स्टेप्स होते हैं नाच के, तो ये गीत यहीं का गीत है। लेकिन इसको मॉडिफाई गुलजार जी ने किया, जो क्योंकि इसकी और बहुत सारी लाइन है जो मैं नहीं जानता। जी तो हमारी जो पत्नी पत्नी वगैरह, छोटे भाई की बहू वगैरह, ये सब नाची भी गाया भी, उन्होंने यही गीत गाया था, है ना। तब रेखा जी ने कहा यार ये गीत मुझे बहुत मतलब बहुत पसंद है, मतलब तो फिर गुलजार जी ने इसी के आधार पर वो गीत है। वो राजस्थान का ही है, हमारे घर का ही गीत है, या हमारी गुजरों का गीत है, मतलब हमारी गुजरें का जी। गीत है। उसी गीत को आधार बना के ना। और पथिक जी आप अगर वो, पटाखा। हाँ, हम्म। जी प्लीज बोलें, प्लीज बोलें। नहीं नहीं, मैं तो कहा जो गाने में जो आप डांस के जो स्टेप देखोगे, हम्म। वो स्टेप वो यहीं के स्टेप हैं, है ना। तो वो सारी चीजें, क्योंकि तब गाना भी बन चुका था, रिकॉर्ड हो चुका था, तब सानिया और राधिका यहाँ आई थी, तो गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका था ये। उनको कैसे गाना है, लेकिन उन्होंने आउट नहीं किया भाई ये गाना, वो तो इसी गाने को गाती थी। ज्यादातर उनको पता था कि गाना लिखा जा चुका है, लेकिन उस गाने को नहीं गाती थी जो फिल्म में था, इसी गाने को गाती थी जो हमारी औरतों के साथ में जम के नाचती थी 3-3 4-4 घंटे। बिल्कुल। जी। पटाखा। फिल्म दो बहनों की कहानी है जो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती, लेकिन एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकती। उनका जो प्यार दिखाने का तरीका है वो लड़ना है, और वो जब वो लड़ मरकर ही एक दूसरे से अपना प्यार दिखाती हैं। पथिक जी, पटाखा फिल्म का नरेशन कुछ लोगों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में भी किया है। इस पर आपका क्या कहना है? जब आपने ये कहानी लिखी थी, उस दौरान ऐसा कोई पर्सपेक्टिव था आपके दिमाग में? नहीं, जैसे आप अगर मूल कहानी पढ़ेंगे, अपन कोई भी पढ़ेगा मूल कहानी, जो मूल कहानी है वो 6-7 पन्ने की कहानी है। हम्म। तो मूल मूल कहानी के शुरुआती पैराग्राफ में तो उसमें ये लिखा हुआ है कि युद्ध का मोर्चा उन्होंने ससुराल में भी खुला रखा। खुला रखा। एक लाइन है उसमें हम्म। कि युद्ध का मोर्चा, इसका मतलब वो बचपन से लड़ती आई है, मतलब वहां पियर में भी लड़ती थी। और ये लाइन है कि युद्ध का मोर्चा उन्होंने अपने ससुराल में भी खुला रखा। तो युद्ध का जो मोर्चा है ना, वो लाइन मतलब युद्ध इस तरह से, जिस तरह से भारत पाकिस्तान, विशाली ने कहा अपन ऐसा करते हैं युद्ध का मोर्चा, तो एक द्वितीय युद्ध, प्रथम युद्ध, इस तरह से उन्होंने। फिर बाकी हमने क्या गाइडलाइन, जो अपन एक स्टोरी लाइन बनाते हैं ना, भाई 15-16 बिंदु हमने बना लिए पूरे, जी। और उनका बचपन तो दिखाना था। तो पता है बचपन से लेके, और अब ये 16 बिंदु हैं आपके सामने। और तो आपने पेंगुइन से, अगर पेंगुइन से आपने पढ़ी नहीं वो कहानी, अंग्रेजी में आई है, मतलब पटाखा अंग्रेजी में, पूरी जो स्क्रिप्ट है, जो नोवेला मैंने लिखा था, कहानी के बाद में नोवेला लिखा गया उसको। जी। तो उस नोवेला के आधार पर ही, उसी पे उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी शायद में। तो एक तरह से वो लड़की ऐसी थी, माजा ही थी, जैसे भारत पाकिस्तान, लड़की भी ऐसा थी जैसे भारत पाकिस्तान, रहा भी नहीं जाए बिना उनका। तो आप देखते हैं तो ये इस तरह उनका जो प्यार था वो इसी तरह था, उनका बंटवारा भी इस तरह होता था, जैसे ये बहुत अद्भुत तरीके से। चूंकि वो कहानी बहुत जैसे मैं देखता रहता था किस तरह ये बातें करती हैं, किस तरह ये लड़ती हैं, इनके डायलॉग क्या क्या होते हैं। तो बहुत सारे डायलॉग उसमें ओरिजिनल उन्हीं के हैं, मतलब। तो उससे उसकी जो जीवन भाषा की जो जीवंत कहानी लिखने के लिए, आप एक भाषा अगर मरी हुई भाषा में लिखोगे तो वो कहानी आपको इम्प्रेस नहीं करेगी, पाठक को आपसे जोड़े नहीं जाते किसी कहानी से। तो वो भाषा बहुत जीवंत है उसकी। पथिक जी, पहले पटाखा और अब कसाई, आपकी दोनों फिल्मों की जो पृष्ठभूमि है गांव है।
रील और रियल लाइफ के गांव में आप कितना फर्क देखते हैं? आपकी दोनों कहानियों को अगर देखा जाए तो आपने जब कहानी लिखी थी और जब वो सिनेमा में ढली, दोनों गांवों के बीच कितना फर्क आया? देखो गांव में गांव में तो मैं दो चीजें कहूंगा कि कहानी को सिनेमा में तब्दील करने के लिए कुछ कहानियों में तब्दीली भी करनी पड़ती है, नए नए कैरेक्टर गढ़ने पड़ते हैं। मतलब जैसे मूल कहानी में जो चीज होती है वो सिनेमेटिक ढंग से सुनील ग्रोवर का किरदार गढ़ा गया, और विजय राज का किरदार गढ़ा गया, मतलब और सानंद वर्मा का गढ़ा गया। तो चूंकि किरदार गढ़ने पड़ते हैं, जैसे रियल और रियल लाइफ में गांव में कहानी में तो कोई फर्क नहीं है। कहानी तो अब भी गांव के लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो सभी ऐसे हैं या हर घर में यही होता होगा। जैसे मान लो हर घर में कोई कसाई नहीं है, हर गांव में कोई कसाई नहीं रहता। कसाई तो तब आता है जब आपकी सत्ता सत्ता आप जानते हैं कि मुगल काल पूरा उत्तराधिकार से अपना पूरा जो हिस्ट्री है वो गद्दी के लिए रिश्तों के ही खून किए हैं सबसे ज्यादा आपस में। वहां रिश्ते देखे नहीं जाते कि मेरा भाई है, कि मेरा बेटा है, कि मेरी बेटी है। सबको कत्ल कर दिया जाता था, बस उद्देश्य एक ही होता था कि हम गद्दी पर बैसे रहे। तो ये नई बात नहीं है सत्ता के लिए खून बहाना रिश्तों का, लेकिन ये गांव उसके लिए जाने नहीं जाते। गांव उसके लिए नहीं जानते, गांव अपने भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। गांव अपनी जो बहुत सारी चीजें हैं अपनी, उनके लिए जाने जाते हैं, एक दूसरे की मदद करना बहुत जबरदस्त तरीके से। लेकिन उस चीज को जो खराब किया ना, गांव की पॉलिटिक्स, गांव की सरपंच। आज आप ये कमाल की बात देखेंगे कि एक भाई दूसरे गुट में, दूसरा भाई दूसरे गुट में मार जाए। उनका कोई नहीं, पहले नहीं था क्या, लेकिन अब इतना जबरदस्त हो गया कि हर आदमी को सत्ता चाहिए। सबसे जो खराब तरीके की जो बात हुई है ना, हर आदमी को, मतलब 16-17 साल का हुआ कोई बेरोजगार या 20-25 साल का कोई भी बेरोजगार हुआ, तो उसको हमेशा उसको लगता है गांव का तो मुखिया मुझे ही होना चाहिए। और या कोई रिटायरमेंट अफसर आता है गांव में, चाहे वो IAS है, लेकिन लड़ना गांव की प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहेगा। तो ये जो भूख पैदा हुई है सत्ता की, तो ये सारी चीजें भी हैं। तो वो कसाई किस तरह उभर के आता है, जो आपके अंदर बुरा इंसान है वो कितना उच्चतम बुरा हो सकता है, वो कसाई बताती है। कसाई बताती है रूरल एरिया में नाते रास्ते नहीं है, सत्ता के लिए कोई नाता नहीं है, सत्ता के लिए कोई रिश्ता नहीं है। सत्ता के लिए न किसी की पत्नी है, न किसी का बेटा है। अगर दांव पे लगेगा तो लगा देगा। ये कसाई बताएगी यहाँ पर। जब आप कसाई देखोगी आपको लगेगा कि वहाँ रिश्ते बहुत छिन्न भिन्न तरीके से चलते हैं और अपने अपने दाव पेच हैं, मतलब। लेकिन गीता जी का जो करेक्टर है वो इतना पावरफुल है कि वो खुद का बलिदान देती है और सारी चीजें करती है, मतलब अपने बेटों को न्याय, और उसके बेटे को न्याय मिलता है। एनवे किसी भी तरह मिल, लेकिन मिलता है उसको न्याय। उन लोगों को उसका खामियाजा पूरे घर को ही भुगतना पड़ता है। तो रियल लाइफ में अंतर तो होगा ही, मतलब इसमें तो कोई शक है ही नहीं। पर्दे पे कहानी अलग तरह से कही जाएगी। आप देखते हैं कि मान लो बहुत छोटी चीज है, एक बीज है, तो कहानीकार अपनी बहुत सारी थोड़ा यथार्थ मिलाता है, 90% कल्पना ही मिलाता है। कहानी तभी बनती है। तो कहानियों में तो बहुत फर्क है। हम प्रतीक जी देखते हैं कि प्रतीक जी, आप साहित्य और सिनेमा दोनों से जुड़े हुए हैं। एक कहानी कथा से पटकथा तक की यात्रा में बहुत सारे फेरबदल होते होंगे। आपने 2 फिल्मों में काम किया है लेखक के तौर पर। आपका अनुभव क्या कहता है? क्या जो लेखक है वो निर्माता और निर्देशक के साथ बार्गेनिंग की स्थिति में रहता है? क्या वो उन दबावों को झेल पाता है जो एक निर्देशक की तरफ से आते हैं? दो चीजें हैं, मतलब चंद्रकांता जी, कि अगर अपन लिटरेचर से जुड़े हुए, लिटरेचर के आदमी, साहित्य के आदमी है, हम साहित्य के और मूल वो मुख्य धारा के साहित्य के आदमी जो हमें कहानी मतलब बहुत मुश्किल होती है। मैं एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ। जैसे मैं विशाल जी अच्छे आदमी है, मतलब, पर अच्छे आदमी से ही दिल की बात की जा सकती है। आप खराब आदमी से आप दिल की बात कह ही नहीं पाओगे। तो विशाल जी मैं जानता हूँ बहुत लिटरेचर उनके, जितना लिटरेचर पढ़ने वाला शायद कोई बिरला ही होगा, कोई डायरेक्टर। लिटरेचर आप देखो, हमारे हंस, कथादेश, समकालीन भारतीय साहित्य, पहल, बहुत सारी मैगजीन उनके टेबल पर रखी रहती हैं।
नए से नए, पुराना से पुराना विश्व का क्लासिक लेखक उनकी टेबल पर मिलेगा, हर भाषा का मिलेगा। तो मैं उनसे कहा था, सर हम कहानी की आत्मा को नहीं मारेंगे ना, जब हम स्टोरी से लिखेंगे तो कहानी की आत्मा नहीं मरेगी, ये मेरी गारंटी। पर सिनेमेटिक तो कुछ करना पड़ेगा यार, दर्शकों को जोड़ना 2 घंटे, और बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, पैसा भी लगता है फिल्म है, और पैसा कमाना भी होता है फिल्म से, मनोरंजन तो है ही, लेकिन उन्होंने कहा कि कहानी की आत्मा को नहीं मारने। तो 2 बहनें हैं तो 2 बहनें दिखेंगी आपको, मतलब वही जिस तरह कहानी में दिखती हैं, और यही हमने कसाई के साथ किया। कुछ फेरबदल कसाई में थोड़ा बहुत किया था, मतलब कुछ करेक्टर जोड़े, तो जोड़ना सिनेमेटिक हिसाब से मतलब मेरे साथ तो खराब नहीं हुआ। मैंने तो यही नहीं, मैंने तो एक कहानी और थी, तो मेरी तो नहीं थी वो, एक विदेशी लेखक की जो नोबेल प्राइज कहानी थी, ए ऑफ माइस एंड मैन, इस तरह का नोवेल था, स्टन जॉन राइट का। तो उस पर मूसो फिल्म बनी है, मतलब वो भी मेरे घर पे ही शूट हुई पूरी, और उसमें यशपाल शर्मा था, विजेंद्र काला है, अनुपम श्याम जी हैं, इश्तियाक खान है, रवि गोसेन है, और रवि शाह है जो अभी राहत हथेली में था किलर के रूप में। तो यहाँ घर पे कलाकार सब अच्छे, यशपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया उस मूसो में। एक राजस्थानी फिल्म है आटा साटा। तो मैं अगर कोई नई फिल्म लिख रहा हूँ, मेरी कहानी पे नहीं बन रही, लेकिन आप मेरे से हैं कि सर ये 4 लाइन है, इसके ऊपर ही आपको स्टोरी करनी है, वहाँ एक अलग सिस्टम हो जाता है। और एक आप कहे सर आपकी इस स्टोरी पे कहानी पढ़नी है, तो यहाँ अलग सिस्टम की तरह आप व्यवहार करनी है। मैं चाहूंगा कि मेरी कहानी मरे नहीं, मरे ना, वो मूल जैसा है। जिन पाठकों ने 2 बहनें पढ़ी, उनको इतना ही मजा आया पढ़ने में, इतना पटाखा देखने में आया। तो ये एक चीज है जो आप कर सकते हैं। और मेरे साथ, और हमें, मुझे कभी लगा नहीं, हालांकि लोगों ने कहा उसने न्याय नहीं किया, या इंटरवेल के बाद में फिल्म थोड़ी इस तरह की हो गई थी। तो मैंने कहा फिल्म के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है, मतलब फिल्म एक कहना भी होता है, पर चूंकि पर्दे पे उसकी एक भाषा होती है जो डायरेक्टर ही रख सकता है उसको। पथिक जी, हिंदी साहित्य पर बहुत सारा सिनेमा बना है। बहुत पहले से अगर हम शुरुआत करें तो मोहन भवनानी जी ने प्रेमचंद जी की कथा मिल मजदूर पर फिल्म बनाई थी। फिर चंद्रधर जी की कथा पर फिल्म बनी थी, उसने कहा था, उसी नाम से, लेकिन ये फिल्म सफल नहीं हो सकी। इसके बाद गुलजार साहब ने कमलेश्वर की कहानी पर मौसम और आंधी बनाई, जो काफ़ी सफल रही। और भगवती चरण जी के उपन्यास पर चित्रलेखा बनी, वो भी एक सफल फिल्म थी। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो हाँ, तीसरी कसम है जो मारे गए गुलफाम पर बनी थी, वो बहुत अधिक सफल नहीं रही थी। क्या वजह है कि हिंदी साहित्य की कहानी पर जो फिल्में बनती हैं बहुत अधिक सफल नहीं हो पाती? क्या इसमें लेखक सिनेमा को नहीं समझ पाते, या फिल्मकार कहानी के साथ न्याय नहीं कर पाते? आपको क्या वजह लगती है? मुझे तो तीसरी वजह लगती है, एक तीसरी जो वजह है, आप देखिए कि आप थोड़ी सी तुलना तुलना करिए, मतलब थोड़ी सी तुलना कर लीजिए आप। हम अपन हिंदी की बात कर रहे हैं, तो आप बंगाल में देखिए, मराठी में देखिए, 2 जगह देख लीजिए आप। जी बिल्कुल। 2 जगह आप देखोगे, बंगाल और मराठी में तमाम जो फिल्में बनी है वो साहित्यिक कृतियों पर बनी है, बहुत अच्छी साहित्य, बिल्कुल बहुत अच्छी सहमत साहित्यिक कृतियों पर बनी है। और वहाँ वो सब सफल रही है। ऐसा नहीं, अब कोई खुदा न खास्ता कोई मान लो नीच चली तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ सफलता का रेशो ज्यादा, 60% या 60-70% के करीब सफलता का रेशो साहित्यिक कृतियों पर बनने वाली। हम और विदेशों में देख लीजिए आप, अन्य भाषाओं में देख लीजिए, जो विदेश की भाषाएं, मतलब उसका आप अगर ये दोनों चीजें हैं, जैसे उसको आप लेखक को दोषी नहीं ठहरा सकते। हो सकता है कोई ऐसा लेखक आपको मिल जाए कि, लेकिन हमारी समस्या है कि हिंदी में पठन और पाठन की, लिटरेचर पठन पाठन की, साहित्य पढ़ने की, पढ़ने वाले लोग है कितने? अगर बंगाल की तरह यहाँ भी साहित्य पढ़ने वाले लोग हों, ताकि वो कहानी को पहले पढ़ चुके हों और उसको अडेप्ट कर चुके हों कहानी को, तब उनको लगेगा कि हमारा लेखक कोई, उस पर कहानी फिल्म बनी है, तो वो टूट के पड़ेगा दर्शक के रूप में। अब यहाँ लोगों कितना पढ़ते हैं, एक मेरे को तो सबसे जो मुख्य कारण लगता है ना, इसके अलावा कोई कारण नहीं लगता। मतलब सिनेमा हो सकता है
अगर जेन्युइन जो रचनाकार जैसे विशाल जी कहोगे तो वो तो लिटरेचर में डूबता है दिन और रात। दिन रात आप उनका कमरा देखोगे उसके ऑफिस का, तो उसके ऑफिस के कमरे में किताबें ही किताबें के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब उनके घर पे किताबें ही किताबें और कुछ नहीं है। उसका मतलब अपन समझते हैं मतलब थोड़ा सा होगा, लेकिन उनकी अलमारियां किताबों से हटी पड़ी हैं। विदेशी साहित्य से लेके विश्व क्लासिक से लेके हिंदी के क्लासिक, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये एक डायरेक्टर है जो साहित्य को उतना ही समझता है जितना कोई बड़ा साहित्यकार समझता है। और खुद लेखक है, खुद अच्छी गजलें लिखी हैं उन्होंने। उनकी एक किताब आई थी द न्यूड पोएम्स। तो कुछ बहुत तो दोनों चीजें हैं। लेकिन मुझे ये तीसरा कारण बहुत ज्यादा ये लगता है कि जिस दिन हिंदी में हिंदी पट्टी के लोग साहित्य को पढ़, मैं तो मेरी बताऊं, मेरे गांव में कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी किताब पढ़ी होगी? शायद एक किलो 5,000 की जनसंख्या में 2 आदमी ने मेरी किताब पढ़ी होगी। तो आप ताज्जुब कर सकते हैं कि वो सिनेमा कैसे देखने जाएंगे। मतलब जो उन सिनेमा पे उन कहानियों पे जो एक लेखक की कहानी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण, जिस दिन ऐसा हो जाएगा बंगाल और मराठी की तरह, आप देखिएगा हिंदी की कृतियों पे फिल्म जो बनेंगी वो कभी घाटे में नहीं रहेंगे और कभी फ्लॉप नहीं। जी सर, आपकी बात से काफी सहमति है, क्योंकि बंगाल की अगर हम फिल्में लें तो परिणीता है, देवदास है, साहब बीबी और गुलाम है, सभी सफल फिल्में रही हैं। जी पथिक जी, आप किसान परिवार से आते हैं। आपका ऐसे सुनने में आया है कि आपकी शादी छोटी उम्र में हो गई थी, और हमारे गांव देहात की यह समस्या भी है, खासकर राजस्थान में, कि बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? मतलब इस चीज से कैसे बाहर आए जाए? आज 2020 में भी बाल विवाह हो रहे हैं। हाँ, इसे लेकिन अब मैं हाँ, ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मैं जब 7वीं में पढ़ता था, आप देखो 7वीं का लड़का जानता ही नहीं शादी का मतलब क्या होता है। तो सचमुच शादी हो गई थी। मुझे तो पैरों के वक्त होश ही नहीं था, पैरे कैसे पड़ेंगे मेरे। तो बुखार बुखार चढ़ाया था। तो ये जो और उस वक्त पता नहीं लोगों की क्या मजबूरी होंगी खर्चा बचाने के लिए या बहुत सारी चीजें। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ, अब और मैं 7वीं में मेरी शादी हो गई। जब मैं 11वीं में पढ़ता था तो मेरा गुणा हो गया था। अपन गुणा करते 3 साल में राजस्थान में या हमारे रूरल एरिया कि बहू 3 साल या 4-5 साल बाद आएगी। वैसे 3-5-7 तो 4 साल में नहीं आएगी, 2 साल में नहीं आएगी। तो जो विषम संख्या है ना उसमें ही आएगी वो 3 साल बाद शादी के, 5 साल बाद या फिर 7 साल बाद, इस तरह से। अब नहीं होते। अब बहुत हमारे हमारे जो रूरल एरिया में बहुत जो लोग जैसे जैसे शिक्षित होते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं और लोग समझ पा रहे हैं उस चीज को। भाई पढ़ाना, पहले पढ़ाना बहुत जरूरी है। अब इस वक्त में बहुत सारे समुदाय हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब हमारे यहाँ तो आप गुजरों में देखोगे तो आपको 1% मिलेगा, मतलब मुश्किल से। जो ये हमारे सबसे हमारे ज्यादा था बाल विवाह। 3-3 4-4 लड़कियों की, 2-2 5-5 साल की लड़कियों की शादियां कर देते थे। और एक साथ 5 लड़कियों की कर दी, चलो कोई बात नहीं, तो खर्चा बचेगा मतलब। लेकिन 5-5 7-7 साल 10 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती। अब कोई नहीं करता। अब तो जब तक बीएड ना हो जाए लड़की का, बीएड या कुछ और ट्रेनिंग नहीं कर ले, नर्स का कोर्स या एमए ना कर ले, तब होती है। अब शायद ही 1% बचा है। तो ये एक आप कह सकते हैं रूरल एरिया में जैसे जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ये अनुपात भी बाल विवाह का घटता जा रहा है। बहुत घट गया। अब तो आप देखोगी यहाँ राजस्थान में बहुत बहुत ही कम हो गया। तो ये है, पहले लिटरेसी थी, अशिक्षित लोग बस बेटे की शादी कर दें, है ना, और बहू आ जाए। अब 11वीं में 12वीं में पढ़ रहा लड़का, वो बहू का मतलब ही नहीं समझता ठीक से। आगे तो आगे तो हमारे सामने तो ऐसी बाधाएं थी, पढ़े हैं कि मतलब बीवी को लाए कि कुछ और आंखों में जो सपने उनने पूरा करें। इतनी बेड़ियां थी और किसानों के घर में इतने पैसे होते भी नहीं थे, मतलब कि आपको रेगुलर बहुत ज्यादा खर्चा मिल जाएगा जो रेगुलर पढ़ाई के लिए। तो इस तरह काम चलता था गाँव में, तो जैसे हैं इस तरह से। लेकिन अब चीजें बदल गई, बहुत बदल गई। अब कोई शायद ही कोई बिरला होगा जो अपनी बच्चियों की शादी
बचपन में कर देता होगा, बाल विवाह कर देता होगा। बहुत सारे समुदाय में तो बिल्कुल ही खत्म। देखो हाँ, किसान जो प्रतीक जी, जातियां थी। हाँ जी 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 नहीं, आप पूछो। चूंकि आपका विवाह जल्दी हो गया था, जाहिर सी बात है कि गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी जल्दी आ गई होंगी। ऐसे समय में आपके भीतर जो एक लेखन की आंच थी, उसे कैसे जिलाए रखा? पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरा करते हुए आपकी लेखन यात्रा की शुरुआत किस तरह हुई और किस तरह की स्थिति तो थी? ऐसी स्थिति में जब शादी हो जाती तो भागने का मन करता था, भाग जाए यहाँ से। भागने का मतलब छोड़ जाए, मतलब है कि और एक सब युवाओं के, मैं भी जब युवा था तो सब युवाओं के एक जैसे सपने होते हैं। मतलब आप ये समझो, जब 18 साल से और 25 साल तक तो उसके एक ही जैसे सपने होते हैं हर आदमी। चाहे वो बंगाल का युवक हो, चाहे राजस्थान का युवक हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का ही हो, कन्याकुमारी से लेके, उसके सपने होते हैं। जो नहीं होता है ना, वो बनना चाहता है। वो जो नहीं बन सकता उसके लिए प्रयास करता है। वो देखता नहीं। मैं कहूँ तो मैं तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन में लेखक बना। मतलब जैसे मान लो मैंने एनएसडी में फॉर्म भरा, मैं जानता नहीं था कि इसके लिए बीए चाहिए। मतलब मैं बीए के लास्ट ईयर में था, तो वहां से रिजेक्ट हो गया फॉर्म। मुझे पता नहीं लगा, मुझे रिजेक्ट हुआ तो कॉपी आई रिजेक्ट, आप फॉर्म रिजेक्ट किया। तो फिर मैंने एफटीआई में भरा। मैंने कहा यार, ये मन में था ना यार, अपन नौकरी नहीं करेंगे, अपन तो ये बनेंगे ना, नौकरी करके क्या करेंगे। तो एफटीआई में भी नहीं हुआ। तो मैं बीमार पड़ा दो। फिर मैंने कहा मिलिट्री में चले जाते हैं अब कहीं, तो अपना नौकरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बाल बच्चे होंगे अभी 2-4 साल पीछे, तो उनको खिलाएंगे क्या। तो मिलिट्री में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं जाते वक्त बीमार पड़ गया, 2 महीने बीमार रहा घर। तो मिलिट्री की नौकरी भी मेरे हाथ से चली गई। तब मैंने एक कहानी लिखी थी, गौरी बाबू के सपने। और उसको अपन जो कापी होती है छोटी वाली, उस पर लिखे, मनोज श्याम जोशी जी संपादक थे, साप्ताहिक हिंदुस्तान चलता था उस पर। तो उन्होंने छापी नहीं, क्यों छापेंगे, वो तो हम जानते नहीं थे लिखना। फिर मैं मेरे बड़े भाई के साथ में भवानी मंडी चला गया पढ़ने के लिए। फर्स्ट ईयर में 2 बार फेल हो गया, मैथ साइंस थी मेरे पर। फिर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर। फिर वहाँ मैं एक लड़की से मेरा एक थोड़ा प्रेम प्रेम हो गया, मुसलमानों की थी। तो फिर मैंने एक उपन्यास लिखा वहां पे। ऐसे जैसे अपन गुलशन नद्दा का उपन्यास पढ़ते हैं ना, तो रेलवे स्टेशनों पे, भवानी मंडी के पे, कोटा पे वो रखे रहते थे मोटे मोटे। हमारे सबने यार एक दिन हमारा उपन्यास भी ऐसे रखा रहेगा। तो मैंने वैश्या की औलाद एक उपन्यास लिखा, 2 रजिस्टर भरे, और उसके छपाने की बहुत कोशिश की। जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, कार्ड छापते हैं शादियों के, तो लेकिन यार हम तो कार्ड शादियों के छापते हैं, शादी का कार्ड होता है छपा लो। मैंने कहा यार शादी का तो हमारे बाल बच्चों की तैयारी होगी, शादी वादी कहाँ। मैंने ये छाप दो, भले 5 ही कॉपी छाप दो आप। कि नहीं, ये तो दिल्ली में, मेरठ में, पता नहीं कहाँ कहाँ छपते हैं यार। तो वो जो चीज थी, वो इतनी जबरदस्त थी मेरे अंदर। तो मुझे लगा कि मैं 2 रजिस्टर में कोई ऐसी, वो फिल्मी कहानी जैसी थी। जैसे अपन मान लो ये प्रेम वाजपेयी के उपन्यास आते थे, रानू के उपन्यास आते थे, वो इस तरह से था। तो मैंने कहा जब अपन 2 रजिस्टर में ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर मैं धीरे धीरे तुकबंदी करने लगा। जब मैं टीचर ट्रेनिंग में आया तो तुकबंदी करने लगा, और वो लोकल अखबार में तुकबंदियां छपने लगी, तो वो उत्साह बढ़ा। फिर हमारे यहाँ राजस्थान में दैनिक नवज्योति में एक संपादक हैं जो अब भी हैं, अमर उजाला में, यशवंत व्यास, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े मशहूर। उन्होंने बॉलीवुड की मतलब बहुत लिखा है उन्होंने, और व्यंग्यकार हैं मूलतः वो। तो उन्होंने लॉन्च किया यहाँ पे दैनिक भास्कर राजस्थान में, आहा जिंदगी निकाली उन्होंने। तो उन्होंने कहा यार पथिक जी, वो मेरी कविताएं छापते थे दैनिक भास्कर में और नवज्योति में। आप कहानी के आदमी हैं यार, जितने लंबे हैं, 6 फुट कद है तो 6 फुट की लंबी कहानी लिखी आप। तो मजाक करते थे जो व्यंग्यकार थे। तो ऐसी कहानी लिखी मारी। मैंने कहा छापेगा कौन हमको, हम तो जानते नहीं जवाब। तो ना, छपने की चिंता मत करो, लिखने की चिंता मत करो। लिखने की चिंता करो, लिखोगे कैसे, और वो भी सबसे अलग होनी चाहिए अपनी। तो मैंने सबसे पहले लिखी कहानी बक्खड़। जी और बक्खड़ कहानी पर राजेंद्र यादव जो अंश के संपादक थे, ज्ञान रंजन जी जो पहल के संपादक थे, अरुण प्रकाश जी जो अभी है नहीं दुनिया में, वो खत्म हो गए, और वो बहुत बड़े कथाकार थे अरुण प्रकाश जी। इन्होंने 500 कहानियों में से सबसे प्रथम पुरस्कार के लिए बक्खड़ को चुना।
जी और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी कि राजेंद्र यादव जैसा कथाकार, ज्ञान जी जैसे मतलब जो कहानी के तो बहुत मर्मज्ञ, सब तीनों ही कहानी के उस्ताद थे, और उनका जो मेरे को प्यार मिला, तो मैंने कहानी के तौर पे पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। और मुझे वो पकड़ में चीज आ गई कि मुझे लिखना किस तरह है, क्या लिखना है। और ज्ञान जी ने जो गुर दिया कि अपनी बात से अपनी गांव मत छोड़ना, अपनी जगह पे बने रहना, मतलब अपनी जड़ पे बने रहना, जड़ें मत काटना, मतलब तो उस तरह से चीजें। राजेंद्र यादव जी का सहयोग मिला, इतने बड़े आदमी थे वो। अरुण प्रकाश जी है, सोम प्रकाश जी है, सोम प्रकाश जी भी बहुत बड़े कथाकार थे। तो सारे लोगों ने मैंने कभी किसी को देखा नहीं था, एक बार सिर्फ ज्ञान जी को एक बार देखा था। बाकी राजेंद्र यादव को मैंने बहुत बाद में देखा, 2006 में। आप देखो 98 से 2006 बहुत लंबा काल होता है, 8 साल बाद में। अरुण प्रकाश जी को 6 साल बाद में मिला, मतलब वो भी कहीं चलते फिरते, मतलब उस तरह से ही। लेकिन वो नाम कहानियां पहुंचती थी लोगों की, 2 साल में नहीं छपती थी, मेरी 2 महीने में कहानी छप जाती थी। हंस हो या पहल हो या कोई सी मैगजीन हो, पर नाम पहुंचता था और कहानी छप जाती थी अगले महीने। तो लोग कहते हैं तुम्हारे जुगाड़ बहुत है। मैंने कहा यार मैं तो गांव से निकलता ही नहीं हूँ, मतलब दिल्ली मैंने पहली बार 2006 में देखी, आप बताओ। और जयपुर तो कभी कभी जाता था, अब तो खैर रोज जैसा चले जाएं। कभी कभी जयपुर, जयपुरी गलियों में खो जाएंगे कहीं, तो इसलिए जयपुरी भी बहुत कम जाता था। और दिल्ली 2006 में देखी, बहुत तुमने दिल्ली नहीं देखी अब तक, तो क्या देखा। और वो भी किसी दोस्त के सहारे से, वरना तो मैं ज्यादा घर छोड़ता ही नहीं था। और मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, तब भी नहीं था, अब भी मैं ऐसे ही कॉपी में लिखता हूँ, जो रजिस्टर है उसी में लिखता हूँ। तो मैं, मेरा वो ईयर में तो, आपको थोड़ी बात ऐसी लगेगी कि कागज के पन्नों में बबूल का कांटा लगा के भी राजेंद्र यादव को कहानी भेज देता था। तो ये नहीं कहते थे कि यार तेरे आलपन भी जुटती है, ये नहीं कहते थे कभी। वो कहते थे मुझे कांटा नहीं देखना, आलपन नहीं देखनी, मुझे तो कहानी देखनी है। तो ये चीज है कि आप काम अच्छा करेंगे तो आप की किसी से पहचान है या नहीं है ये मायने नहीं रखता। कहानी ही आपकी पहचान है, आपकी रचना ही आपकी पहचान है, वही आपकी सिफारिश जी आपको बता दें कि बक्खड़ के लिए पथिक जी को नवज्योति कथा सम्मान से सम्मानित किया गया था। पथिक जी, ऐसा कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपने पहले लेखन किया, फिर आप मुंबई गए। इस दौरान आपकी पत्नी की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने चीजों को किस तरीके से लिया? है। हाँ देखो, मैं ये बात 100% सही भी इसलिए है कि मान लो मैं इतना लिख सका, तो आप जानती हैं एक लेखक होता है घर से कट जैसा जाता है, मतलब वो पूरी रात सोता रहता है, तो न तो अब बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पाता, या और सामाजिक काम का नहीं रहता, कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में जाने का। या आप कह दो कि उससे बाजार से ये चीज लिया, तो मैंने कभी जिंदगी में सब्जी ला के नहीं दी उस तरह से रेगुलर कभी। मान लो 10-5 साल में एक दिन सब्जी लटका लाए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। वो भी 10-15 साल में कभी भूले भटके। तो उन सारी जिम्मेदारी, जो घर का काम है, जो खेती का काम है, जो भैंसों का काम है, उससे एक आदमी को बिल्कुल मुक्त कर देना, बिल्कुल मुक्त। और कहीं भी घूमो, ये नहीं कि यार वहां क्यों का मतलब जा रहे हो, है ना, ये वो नहीं चाहिए। तो एक जो चीज होती है ना कि आप, मैं हूं यहाँ अगर तो बस संभालने के लिए, कोई आदमी अगर ये कहते हैं कि हम संभाल लेंगे, अगर हम हैं, तो ये इतना बड़ा सहयोग है कि आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। कि जी ठीक है, जो लिखना है वो आप लिखो, जहाँ जाना है वहां जाओ। पहली बार मैं उनको पटाखा की शूटिंग पे माउंट आबू लेके गया, जिंदगी में पहली बार, हम कहीं गए नहीं बाहर में, वो भी हवाई जहाज से। तो मैंने कहा हवाई जहाज में बैठने का मौका अगर मिल रहा है, विशाल जी ने कहा आप अपना एक दोस्त भी ला सकते हैं। मैंने सर दोस्त लाऊंगा, उसके बाद पत्नी लाऊंगा ना मैं, तो वो बेचारी जिंदगी भर ये तो देखेगी हवाई जहाज में कैसे बैठती। तो मैं उसको ही लेके दिखाता हूँ। तो बहुत सहयोग होता है, ये बहुत बड़ा सहयोग है। कोई आदमी मेरे से कह दे जचे जहाँ घूमो, दिल्ली मुंबई कहीं विदेश जाओ, हमारी तरफ से घर की चिंता नहीं करनी, बच्चों की चिंता नहीं करनी, हम हैं। तो यही सहयोग चाहिए आदमी को, इतना बड़ा सहयोग मिल जाए तो, और वो भी उस औरत द्वारा जो मात्र साक्षर है, मतलब वो कोई पढ़ी लिखी नहीं है, वो लिटरेचर में लिटरेचर का एल नहीं जानती, साहित्य का से नहीं जानती, पर वो समझती है कि जो पहली बार, पहले तो ताने मार देते थी,
तो अगर इतनी मेहनतें इतनी किताब करते होते तो कहीं कलेक्टर वलेक्टर बन जाते, एसडीएम बन जाते, तो बंगला कोठी होते हैं। मैंने कहा यार अपनी झोंपड़ी बढ़िया है और इसमें जो शांति और आनंद है वो किसी में नहीं है। ये है। तो इस सहयोग है, बहुत सहयोग है मेरे लिए। बहुत सुंदर कहानी आपने बताई, आपकी लेखकीय यात्रा के पीछे आपकी पत्नी के बारे में बताया। दरअसल यहीं से हम लोग कहानियां निकालते हैं, आम जीवन से। जी पथिक जी, आप अक्सर लिखते हुए दो शब्द लिखते हैं, भैरव घाट से। ये भैरव घाट क्या है, बताएं। भैरव घाट हमारे यहाँ 2 तालाब हैं चंद्रकांता जी। जैसे अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ उससे उत्तर में एक तालाब है, वो छोटा तालाब है, और दक्षिण में एक बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, 3 किलोमीटर लंबा वो है मतलब, और 1.5 किलोमीटर वो चौड़ा तालाब है। तो वहाँ उसके बीच में भैरव बाबा का मंदिर है, भैरवनाथ का मंदिर है। उस तालाब के बीचों बीच में भैरवनाथ का मंदिर है। और जब तालाब भर जाता है तो भरे हुए तालाब में मंदिर पर जाया नहीं जा सकता, पूजा हो नहीं सकती। तो एक मंदिर पूरे गांव ने उसकी जो पाल होती है उस पर बना रखा है, और वहां एक घाट है। तालाब में जो पानी भर जाता है तो अपन कहते हैं खाना आओगे, कपड़े कहाँ धोंगे भैया, अरे वहां चलते हैं भैरव घाट पे। यार भाई नहीं, आराम से भैरव जी घाट पे। पर चूंकि वहां हमने अ, कसाई का क्लाइमैक्स भी शूट किया, मतलब वहाँ कसाई का एक महत्वपूर्ण शूट भी हुआ था। और दूसरी बात है कि किसी न किसी का, अब अगर यूं कहें गाँव में आपका हो, कहीं किसी का ही गाँव हो, तो कोई न कोई इष्ट होता ही है। जैसे आपका भी कोई इष्ट होगा जिसके यहाँ वो करते हैं। और भारतीय परंपरा में है कोई आपकी इष्ट देवी होगी, कोई इष्ट देवता होगा, जहाँ वो पीढ़ियों से आप जिसको मानते हैं वो पूछते हैं। तो यही वही भैरव बाबा के नाम से वो भैरव घाट है। तो मैंने ये उसी से लगता है। यही चीज है कि अगर आपने पटाखा देखी है तो सानिया मल्होत्रा जब गेहूं काट रही होती है तो उसको जो उसका मिलने वाला होता है, वो लड़का जो होता है, वो कहता है कि अपन भैरवनाथ के मेले में मिलेंगे। तो वहाँ विशाल जी ने कहा, मैंने कहा सर भैरवनाथ को मत भूल जाना। तो ये एक लगाव, किसी जगह से आपको लगाव हो जाता है। तो मैंने कहा भैरव घाट, वो घाट जहाँ ऋचा मीना और मयूर मोरे का शूट हुआ था, रवि झाकल जी, मीता वशिष्ठ का भी एक शूट हुआ था। मेरे लिए वो एक स्मृति चिन्ह जैसा है। तो उसी के नाम से मैंने भैरव घाट, घाट है दरअसल जैसे गंगा घाट, बनारस के घाट, ऐसा ही नहाने का घाट है वो तालाब का। और वो उसके पास में भैरव जी का मंदिर है, तो भैरव घाट। पाठक जी, आपकी कहानियों में गांव की मिठास होती है, गांव की जो मिट्टी की सौंध होती है। पिछले साल आपका एक कहानी संग्रह आया था, मैं बीड़ी पीकर झूठ नहीं बोलता। बड़ा ही रोचक शीर्षक है, ये क्या है, इस शीर्षक के पीछे क्या है, बताएंगे आप? ये इस शीर्षक के पीछे हमारे एक दोस्त है उमा शंकर सिंह। उमा शंकर सिंह भी बहुत अच्छा कहानीकार है। और एक फिल्म आई थी, आपने कभी देखी हो तो, पुलकित सम्राट राजकुमार राव और सोनम कपूर की, डोली की डोली। जी बहुत बार डोली की देखी है। डोली, डोली की डोली आई थी और अरबाज खान प्रोडक्शन से आई थी। तो वो उमा जी शंकर सिंह ने लिखी थी। उसके लेखक, उसके राइटर उमा शंकर सिंह है। थे वो, तो हम बैठे हुए थे शाम को, बैठे हुए थे शाम को। तब कुछ बात है, जैसे दोस्त बातें कर रहे होते हैं, ऐसे सबके सपने होते हैं ना मुंबई के। तो वो मुंबई रहता था, वहां से आया, मैं ये फिल्म दिखा हूँ, देखना डॉली की डोली कैसी हिट होगी। मैंने कहा यार देखेंगे, दोस्त की फिल्म है तो क्यों नहीं देखेंगे। तो रात को हम खा पी रहे थे, तो उसने कहा देखो ऐसी बात है। मैंने कहा यार देखो मैं तो बीड़ी पी के झूठ नहीं बोलता। तो यार ये शीर्षक अच्छा है उनका, तो मैं बीड़ी पी लेता हूँ। तो मैंने कहा जैसा अपन कहते हैं गंगा की कसम, बैलों की कसम, हमारे यहाँ गाँव में खाते हैं, बैल की कसम मेरे बैल। अब बैल तो बंद हो गए, ट्रैक्टर आ गए, तो पहले लोग गाय की सौगंध खाते थे, बैल की खाते थे। तो मैंने ऐसे कोई चलती बात में कह दी है यार देखो मैं बीड़ी पीकर तो झूठ बोलता नहीं भाई। तो उन्होंने कहा यार ये शीर्षक पति जी बहुत शानदार है, ये लाइन लिख लो आप अब जब, और कभी जिंदगी में इस पे कुछ हो जाए तो लिखना यार। तब
एक आपके दिमाग के अंदर कोई चीज चेंट जाती है ना, मतलब, और घुस जाती है, ऐसी घुस जाती है, वो निकलती नहीं है आपके दिमाग से। और आपको वो, आप अंदर या जैसे अपन कोई चीज मथते हैं ना, दही मथते हैं, ऐसा मथती रहती है। तो मेरे अंदर ये चीज था कि यार, ये शीर्षक तो हो गया उमा शंकर ने कहा इसको शीर्षक बनाना पड़ेगा किसी कहानी का, लेकिन कहानी ऐसी हो जो पूरी शीर्षक उस पर रिफ्लेक्ट हो। तो मुझे लगा, मैं जब एक कहानी पे दूसरी सोच रहा था, तो मैंने कहा रंडुओं पे बहुत कम कहानी है, जो आदमी, इनकी शादी नहीं होती बेचारों की, उनकी कहानी कौन लिखेगा, मतलब, और गाँव में उनकी क्या कंडीशंस होती है, मतलब उनकी शादी क्यों नहीं हो पाती, वो कोशिश करते नहीं है या क्यों नहीं हो पाती, और उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष, उनका दुख, उनकी व्यथा इस तरह की होती है, मतलब। और वो ये कितनी ऐसे नहीं है, बुढ़ापे में उनका जो ऐसे नहीं और अथाह पीड़ा से गुजरते हैं, शुरू से लेकर बैल की तरह कमाते हैं, जिस तरह बैल नहीं कमाता, बैल से ज्यादा मेहनत करते हैं दिन और रात। तो जिसके लिए मेहनत करते हैं वो तो, उसका तो कोई कबीला है नहीं है, मतलब खुद का तो कोई कबीला नहीं है, कोई पति नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन भाइयों के बच्चों के लिए कर रहा है, विदेश जा रहा है, वहां कमा रहा है, यहाँ कमा रहा है। तो उसमें वो कहानी उस पर फिट बैठती है, मतलब वो गुटली एक पात्र है जो बीड़ी फूंकता रहता है, तीन भाइयों की कहानी है। तो अब वो कहानी तो आपने शायद पढ़ी नहीं होगी, इसलिए लेकिन वो शीर्षक उस पूरी कहानी को रिफ्लेक्ट करता है कि गांव में किस तरह से, गांव हो या शहर, गांव में ज्यादा कठिन है, मतलब जो जिनकी शादियां नहीं हो पाती बेचारों की, चार भाई हैं, तीन की शादी हो गई, एक रह गया, कितना मलाल रहता है उसको जिंदगी भर। न तो कोई उसको गर्म रोटी देने वाली, न पूछने वाली पानी का, जब तक वो घर में कुछ लाके नहीं। और बड़ा झगड़े होते हैं। अगर मैं 10 लाख रुपए, मेरे चार भाई ने, मैं कमा रहा हूँ, मैं 10 लाख मुंबई से कमा के ला रहा हूँ, मतलब दिन रात, तो वो लड़ेंगे, वो खींचेगा उसकी तरफ, वो खींचेगा उसकी तरफ, उनकी पत्नी आपस में इधर खींचेंगी, इधर खींचेंगी। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मतलब मैं वीडियो देखी, वो कहानी के पीछे ही है। पथिक जी, हिंदी सिनेमा में आपके पसंदीदा अभिनेता, अभिनेत्री या फिल्मकार कोई अगर हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, मैं सबसे ज्यादा, मेरी जो पसंद अभिनेत्री, तो मैं मीना कुमारी से सबसे ज्यादा, मतलब मुझे पता नहीं क्यों उनका चेहरा है इतना, आप एक जो नूर टपकता है, उनकी जो अदाकारी है ना, वो तो आप बताना, बहुत जबरदस्त। और अभिनेताओं में तो आप ये समझो कि अभी आप रिसेंट बात करेंगे तो मैं हमेशा अमिताभ का फैन रहा, अमिताभ बच्चन का। पहले पहले हम राजेश खन्ना, और बीच में एक दौर चला था जब बहुत ज्यादा राज बब्बर का एक दौर था। लेकिन अब भी मैं मानता हूँ कि हिंदी सिनेमा में बहुत लोग पसंद करें या ना करें, अमिताभ का जो दर्जा है हमारे बहुत पसंद है। हम ऐसे टूटते थे, अगर 4 सिनेमा घरों में फिल्म लग रही है, हम किस शहर में पढ़ रहे हैं, तो बैक टू बैक देखनी, मतलब चारों में, अगर अमिताभ की कोई फिल्म है। और मैंने सबसे पहले, चूंकि मेरी जिंदगी में जो फिल्म मैंने सबसे पहले देखी वो गंगा की सौगंध थी, अमिताभ था और रेखा थी साहब। वो तो अभिनेत्रियों में तो मैं मीना कुमारी को पसंद करूंगा। पथिक जी, अभी खुद फिलहाल तो, कभी हाँ, जी जी हाँ, प्लीज बताएं, अभी आजकल के अभिनेता अभिनेत्रियों में आपकी पसंद। नहीं, जब आजकल तो देखो, आजकल तो इतने लोग आ रहे हैं कि पता नहीं चलता कब कोई निकल जाता है। लेकिन फिर भी इस दौर का जो बेहतरीन जो निकल के आ रहे हैं, अभी पंकज त्रिपाठी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, इन इन लोगों ने जो एक्टिंग अलग तरह की लेते हैं। वैसे नसीर जी भी, ओमपुरी जी भी अपनी जगह थे ही, मतलब ओमपुरी तो नहीं रहे लेकिन नसीर तो ही। बाकी ऐसे नहीं है, मैं ज्यादातर, मतलब मेरा जो एक वो था, बहुत जब समानांतर सिनेमा चला करता था, तो हम बहुत ज्यादा समानांतर सिनेमा की फिल्में देखते थे, और वो बाकायदा टाकीजों में लगती थी, सिनेमा हॉलों में लगती थी वो फिल्म। और अभी जो मैं जो नेचुरल, जिसको एक्टिंग कहते हैं अपन, तो नवाज से मेरे को बहुत है वो, ऐसा आदमी। और वो एक उदाहरण है उन लोगों के लिए, उदाहरण है कि कितना साधारण चेहरे मोहरा, कोई कदकाठी नहीं, कोई चेहरा मोहरा नहीं उसका। आप देखो तो गांव में आपको हर घर में 4 नवाजुद्दीन सिद्दीकी मिल जाएंगे, उससे लेकिन अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी कला के बलबूते वो आदमी कहाँ से उठा कहाँ आ जाए। तो वो हर तरह से, इसलिए हम उन लोगों के लिए
एक सबक है जो एक्टिंग करते हैं, और उसमें टिकना अपने आप में उस महासमुद्र है जहाँ हर तरह के लोग रहते हैं बॉलीवुड में। पंकज त्रिपाठी है, तो नेचुरल जो है आपकी एक्टिंग है। जो सहज इरफान चले, इरफान भाई हमारे राजस्थान के थे, वो चले गए, मतलब है ना, उनके शब्द हमारा राजस्थान तो ज्यादातर उसी का मुरीद था, सारे लोग इरफान को बहुत ज्यादा, हमारे जैसे आंखों में तो आंसू भी आए उस दिन जो गया, उसकी मौत है। तो ये कुछ अभिनेता हैं जिन्होंने हिंदी अभिनय की एक छाप छोड़ी है। अभिनय का एक लंबी लाइन है, लेकिन प्रेजेंट में अपन देखे जाएंगे तो ब्लॉकबस्टर की बात होगी तो आपको सलमान भी पसंद आएगा, आपको अक्षय कुमार भी आएगा, जहाँ दो दो आमिर भी आएगा, जब 500 करोड़ कमाते हैं, 400 करोड़ कमाते हैं। लेकिन एक्टिंग की बात, ये स्टारडम अलग है और अभिनय तो बहुत ज्यादा फर्क है। जी, इरफान साहब का जाना हिंदी सिनेमा के साथ साथ हम दर्शकों के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति था। पथिक जी, आपको कभी अभिनय करने का ख्याल आया? नहीं, मैं तो अभिनय के लिए एनएसडी जाना चाहता था, अभिनय के लिए पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जाना चाहता था, जब हो नहीं पाया। और अभी भी एक बार विशाल जी ने तो यहाँ जब गांव आए थे तब कहा था ना यार, एक और छोटा मोटा कोई कर लेना, मतलब मैं नहीं सर, मैं रोल वोल नहीं करता। मैंने कहा कोई भी रोल देख लेना, छोटा मोटा, लेखक तो लिख लेगा, अपना रोल तो निकाल ही लेगा, कहीं न कहीं इतना कुछ भी। तो मैंने कहा आप सीरियस हैं क्या, रियली रियली सीरियस हैं? तो मैंने सर कभी अगली में देखेंगे। तो मैंने फिर गजेंद्र ने कसाई में, तो बस एक सेकंड को याद आ, भले एक सेकंड को याद आओ, मतलब अब इच्छा होती है, अब इच्छा नहीं होती, मतलब कि एक्टिंग की जाए या वो की जाए। अब तो ये होती है कि कोई अच्छी कहानियां लिखी जाए, अच्छी चीजें लोगों के सामने बेहतर आए, ये है। और अगर ऐसा मौका मिलेगा तो परहेज तो किसी चीज से है ही नहीं सर, ये भी है। बिल्कुल पथिक जी, हम भी आपको हिंदी फिल्मों या राजस्थानी सिनेमा में देखना चाहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। पथिक जी, आपने राजस्थानी सिनेमा के लिए भी कहानियां लिखी हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री? नहीं, एक फिल्म आ रही है मेरी राजस्थानी, आ जाएगी अभी 1-2 महीने में, आटा साटा। आटा साटा उसको कहते हैं, लड़कियों की जो अदला बदली होती है। मान लो मेरी शादी नहीं हो रही, कहीं गांव में कोई दूसरे आदमी की शादी नहीं हो रही, मेरी बहन मैं उसको दे दूंगा, वो उसकी बहन मुझे दे देगा। उसको बोलते हैं राजस्थान में आटा साटा, यानी अदला बदली। तो उस पर एक फिल्म आटा साटा से नाम से आ रही, अभी श्रवण सागर एक राजस्थान का कलाकार है। तो राजस्थान सिनेमा में तो चंद्रकांता जी देखो, बहुत सारी मुश्किलें हैं और बड़ा ताज्जुब होता है, लेकिन उसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान के आदमी को ज्यादा बात भी राजस्थान सिनेमा पर नहीं करनी चाहिए। कभी कभी लगता है कि आप आलोचना कर रहे हैं, या लोग उस तरह को दूसरी तरह से डेप्थ में तो सोच नहीं पाते जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है, वो उसको आलोचना की तरह ले लेते हैं। तो अभी बहुत कमियां हैं राजस्थानी सिनेमा में, जिनको सुधारा जाना चाहिए। और लोग कोशिश करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं होता। आप देखिए, अगर 100 राजस्थानी सिनेमा का हर मल्टीप्लेक्स दे दे पूरे राजस्थान, तो राजस्थान सिनेमा की भी बेहतर क्वालिटी आ सकती है। अब आप बना लोगी तो रिलीज कहाँ करोगे इसको, रिलीज कर ही नहीं सकते आप। और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप मल्टीप्लेक्स को दे सको भैया, वो तो गारंटी लेगा भैया 2 लाख रुपए दे 100 को। तो ये चीज बहुत खराब है, मतलब लेकिन लोग बना रहे हैं, फिर भी जुनून है। छोटे बजट की बनाते हैं बेचारे, सब्सिडी के लिए बना लेते हैं, अपने शौक के लिए बना लेते हैं। तो काम तो हो रहा है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा जो मराठी में हो रहा है, या गुजराती में हो रहा है, या क्षेत्रीय भाषाओं का जो जितना काम हो रहा है उतना नहीं हो रहा, वो उस लेवल का काम नहीं हो रहा। रीजनल सिनेमा के लिए फाइनेंस की समस्याएं या सरकार का सहयोग न मिलना बहुत बड़ी अपने आप में एक समस्या है। पहले फाइनेंस नहीं मिलता, फिर रिलीज होने के लिए जगह नहीं मिलती, तो इस सब पर बात होनी चाहिए। पथिक जी, जाने से पहले आपसे एक बात जाननी है। जब आपने अपनी लेखन यात्रा की शुरुआत की, ऐसा कहा जाता है कि हर लेखन शुरुआत के दिनों में कविता लिखता है। आपके लेखन की यात्रा की कैसे शुरुआत हुई?
मैं तो रात रात भर तुकबंदियां करता था, पूरी रात तुकबंदी करता था, 10 लिफाफे बनाता था। और वो पोस्टमैन जहाँ मेरी नौकरी लगी थी कहता था कि भाई साहब आपकी कितनी डाकें आती हैं, क्योंकि सारी कविताएं लौट के आ जाती थी। तो मैं आप ये समझो, मैं तो 4-5 साल तक तुकबंदी करता रहा। वो कविता मैं जानता नहीं था कैसे कविता होती है, लेकिन हम समझते थे कि हम बहुत अच्छा कविता लिखेंगे। तो कविताएं मैंने बहुत लिखी हैं, हालांकि बाद में बहुत अच्छी कविताएं लिखी, जो राजस्थान पत्रिका और नवज्योति और दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय सहारा, इनमें छपने भी लगी थी, बहुत ढंग की कविताएं, अच्छी कविताएं। लेकिन बाद में यशवंत व्यास ने कहा कि आप कहानी के आदमी हैं दरअसल, तो आपकी जो कविताएं हैं वो इस तरह किए गए, उनमें एक कहानी जैसी रहती है, तो आप कहानी की ओर जाओ। और अभी मैं तो कभी कभी शौक के लिए लिख लेता हूँ, जब मूड होता है कि अब कुछ नहीं कर रहे, चलो कुछ सोचते हैं, कुछ लिखते हैं, तो फेसबुक के लिए लिख लेता हूँ, मतलब उस तरह के लिए लिखता हूँ। हालांकि भैरव घाट से जब किताब आएगी तो यही कॉलमों को इम्प्रोवाइज किया जाएगा, और वो किताब भी आएगी भैरव घाट नाम से। और मान लो छोटा लेख है उसको बड़ा किया जाएगा, या कविताएं उनमें सुधार किया जाएगा, तो किताब भी आने की होगी। तो पथिक जी मैंने तो बहुत आपकी कविताएं लिखी। जी आपकी एक तुकबंदी है, एक रचना है कविता की तरह ही, हम फूल हैं बबूल के। आप हमारे दर्शकों के लिए क्या उसकी पंक्तियां सुना सकेंगे? हाँ, मैं एक दिन बैठा हुआ था, हमारे वहां तो, हमारे यहाँ बबूल खूब होते हैं, बहुत ज्यादा बबूल होते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में। और उन्हें बहुत पीले पीले सोने जैसे फूल खिल रहे थे, तो मैंने कहा कितने सुंदर लग रहे हैं। तो वो इस तरह से कविता बनी। तो मैं आपके और हम सबके दर्शकों के लिए एक कविता है, हम फूल हैं बबूल के। ना गीत में ना कविता में ना किसी की शायरी में, ना गीत में ना कविता में ना किसी की शायरी में, ना किताब के सफ़ों पर ना किसी की डायरी, जिक्र हमारा कहीं नहीं, हम फूल हैं बबूल के, हंसते हंसते हम खिले, हम पड़ोसी सूल के। बबूल में कांटा रहता है पड़ोस में, तो बबूल के फूल के इधर फूल है, इधर उसके बाद पड़ोस में ही कांटा है। जिक्र हमारा कहीं नहीं, हम फूल हैं बबूल के, हंसते हंसते हम खिले, हम पड़ोसी सूल के। ना प्रेयसी के प्रिय रहे ना देवता पर चढ़े कभी, ना प्रेयसी के प्रिय रहे ना देवता पर चढ़े कभी, ना बिछे किसी की राह में ना गले किसी के पड़े कभी। हम मिलेंगे हम खिलेंगे चाहे थार हो या अरावली, चूमती हैं हमको झुककर बरखा की काली बादली, रंग रूप गंध रस है चौंचले सब फजूल के। जिक्र हमारा कहीं नहीं, हम फूल हैं बबूल के। जिक्र हमारा कहीं नहीं, हम फूल हैं बबूल के। ये एक छोटी सी कोशिश थी जो कभी लिखी थी मैंने। ऐसे ही लिखी थी मतलब। बहुत सुंदर और बहुत सार्थक रचना है ये आपकी, सुनकर बहुत अच्छा लगा पथिक जी। पथिक जी, आज आपने अपना समय मैटिनी बॉक्स से बातचीत के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, अभिनंदन। उम्मीद करते हैं आपकी रिलीज होने वाली फिल्म कसाई बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, लोगों को बहुत पसंद आएगी, और आप इसी तरह सार्थक कहानियां लिखते हुए हम दर्शकों के लिए लिखेंगे और हमारा मनोरंजन करेंगे। हमें आपकी कहानियों से कुछ सीखने को मिलेगा। आपका जी बहुत चंद्रकांता जी, बहुत 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 आभार। आभार आपका भी। आपने मैटनी बॉक्स का भी बहुत बहुत आभार, यहाँ आने के लिए, कुछ अपने जो बातें कहने के लिए। तो मैं सभी दर्शकों का और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत 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 बहुत। धन्यवाद पथिक जी।